आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित बातचीत शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के समय में अपनी भाषा और साहित्य की लोकवादी प्रकृति और निष्ठा के अनुरूप दिशा और प्रवाह देने वाले लेखकों में बालकृष्ण भट्ट विशेष स्मरणीय है। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों में एक रहे बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी के निर्माता और उन्नायक भी कहा जाता है। पेशे से पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचकों में अग्रगण्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी बेनी प्रसाद भट्ट के घर हुआ था। पार्वती देवी इनकी माता थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में घर पर ही हुई, जबकि आगे की पढ़ाई प्रयाग के मिशन स्कूल से पूरी करने के उपरांत उन्होंने प्रयाग के उसी मिशन स्कूल, प्रयाग के ही CAB स्कूल तथा कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अनेक वर्षों तक अध्यापन किया। उग्र स्वभाव के सिद्धांतवादी बालकृष्ण भट्ट ने बाद में नौकरी छोड़कर सृजनात्मक साहित्य लेखन में जुट गए, लेकिन इस बीच पिता के निधन के पश्चात पारिवारिक क्लेश से परेशान बालकृष्ण भट्ट ने अपने पैतृक घर का त्याग कर आर्थिक अभावों में भी साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषकों की वेदना, अंग्रेजी शिक्षा, देश सेवा, अंधविश्वास सहित विभिन्न मनोभाव और भाषा साहित्य पर बेबाकी के साथ अपने विचार को सबके सामने रखा। संभवतः यही कारण था कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी के साहित्यकार एडिसन तथा स्टील से की थी। कालांतर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वे हिंदी वर्धनी सभा के तत्वावधान में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। तकरीबन 33 वर्षों तक वे इसका नियमित प्रकाशन करते रहे। 1881 में वेदों की समीक्षा तथा 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संजोगिता स्वयंवर की भी आलोचना की थी। हिंदी के मूर्धन्य विद्वान श्याम सुंदर दास के साथ इन्हें हिंदी शब्दकोश के संपादन का भी अवसर मिला था। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव सभी इनके उपन्यास हैं। पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, दमयंती का स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पथित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, रेल का विकट खेल तथा बाल विवाह, ये सभी इनके नाटक हैं। इस सब के अतिरिक्त इनके निबंधों का संग्रह भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में भी प्रकाशित है। 1000 से के आसपास इनके उपलब्ध निबंधों में से तकरीबन 100 से अधिक निबंध महत्वपूर्ण हैं। अब इस पाठ में कुछ अप्रचलित शब्दों के भी प्रयोग किए गए हैं। यथा वक्तृता, इसका मतलब होता है भाषण देना या फिर बोलने की एक विशेष कला। अगले शब्द हैं पुलपिट, ये भी अप्रचलित शब्द हैं जिसका मतलब होता है पायदान। नंदी पाठ, नाटक के आरंभ में किए जाने वाला मंगल पाठ। अभ्यांतरिक मतलब होता है आंतरिक या फिर हृदय के। लियाकत मतलब होता है योग्यता। हम चुन्नी दिगरे नस्त, इसका मतलब होता है अपने अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, मतलब आप में मैंने अपने आगे दूसरों को महत्व नहीं देना। अब है बिचवई, मतलब बीच बचाव या फिर मध्यस्थता, 2 के बीच में मध्यस्थता करना। दिलजोई, मन को बहलाना या फिर मन को लगाना। फिर है दुर्घट, जिसके होने या घटित होने की उम्मीद या फिर संभावना ना हो। चमनिस्तान का मतलब होता है हरा भरा बाग या बगीचा। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। ये कुछ अप्रचलित शब्द हैं जिनका प्रयोग इस पाठ के अंतर्गत किया गया था। इसके अर्थ को भी जानना जरूरी था। क्लियर? अब देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ में बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के संदर्भ में अपनी राय को रखा है, जिसमें लेखक के द्वारा बातचीत के विभिन्न रूपों का बड़े ही सहज तरीकों से वर्णन किया गया है। बातचीत शीर्षक इस निबंध में लेखक ने
मनुष्यों की वाक शक्ति को ईश्वर का अनुपम उपहार बताते हुए इसके सही उपयोग करने की सलाह देते हैं। उनकी माने तो यदि मनुष्यों के पास वाक शक्ति नहीं होती तो शायद यह दुनिया गूंगी और बहरी होती। संभवतः संसार अभी की तरह गतिशील भी नहीं होती। किसी में कोई संवाद नहीं होता, सभी चुपचाप कोने में बैठे दिखाई देते। वे कहते हैं कि जिस प्रकार आदमी के लिए खाना पीना चलना अथवा गति करना आवश्यक है, ठीक वैसे ही मनुष्यों के लिए बातचीत करना भी बेहद जरूरी है। मतलब लेखक लोगों के बीच बातचीत को आवश्यक मानते हैं। इससे लोगों के मन में जमे हुए विकार को बाहर निकालने का अवसर मिलता है। बातचीत के जरिए मन के विकार को बाहर निकालने से लोगों का मन न केवल स्वच्छ होता है बल्कि इससे मन को एक असीम शांति का भी अनुभव होता है। बातचीत के कुछ अन्य फायदे भी हैं। आभ्यंतरिक भाव को प्रकट करना और उसके आशय को ग्रहण करना शब्दों के द्वारा ही संभव हो सकता है। बातचीत से ही किसी आदमी के गुण और अवगुण दोनों प्रकट होते हैं। आगे लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं और वे कहते हैं कि एडिसन के मत के माध्यम से वे बताते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। दो से अधिक अर्थात तीन में बातचीत अपने मूल से निरस्त हो जाती है, अर्थात तीसरे के आने से बातचीत अपनी विषय वस्तु से भटक जाती है। 3 से 4 होने पर ये बातें खुल के नहीं होती। 4 में बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी के गौरव से ही सनी होती है। बेन जॉनसन के मुताबिक उनमें केवल राम रमोवल होती है। इसके अतिरिक्त बातचीत के और भी कई भेद होते हैं, जैसे बूढ़ों बूढ़ियों, स्कूली लड़कों, मित्रों और शादी विवाह में बिचवई करने वालों की बातचीत। सभी की बातचीत के विषय वस्तु अलग अलग होते हैं, पर यूरोप के लोगों की बातचीत का हुनर एक अलग ही ढंग का है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें प्रसंग को इतनी चतुराई से छोड़े जाते हैं कि उनकी बातचीत कर्णप्रिय लगने लगती है। हिंदी में इसे सुहद गोष्ठी भी कहते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक अपने आप से बात अर्थात ध्यान, मनोयोग या फिर चित्त को एकाग्र करने के तरीकों को सबसे बेहतर मानते हैं। वर्षों के अभ्यास के बाद इसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्रोधादिक जैसे अजय शत्रुओं पर बिना प्रयास किए भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? तो ये थे 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित बातचीत शीर्षक पाठ। आशा है यह वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।